नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम के 6 बज चुके और 6 बजे क्या आप देखते हैं 15 संभाग 15 खबर। हम बात करेंगे आपके जिले की, आपके संभाग की खबर की। बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ा एक्शन हुआ है। यह एक्शन अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ हुआ। सरकार ने 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी। इंदौर समेत कई जिलों में एक कार्रवाई हुई। इस बारे में निर्देश भी दिए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि ये अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये नर्सिंग कॉलेज जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है, 66 नर्सिंग कॉलेजों को उनकी मान्यता रद्द कर दी है। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जांच के दौरान जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, अब उस पर प्रदेश की मोहन सरकार सख्त हो गई है। एमपी सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बड़ा कदम उठाते हुए 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी है। ये सारे कॉलेज अनसूटेबल थे। इनके संचालन में भारी अनियमितताएं बरती जा रही थी। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीबीआई के अधिकारियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश सरकार नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी आयोग के गठन करने पर काम कर रही है। साथ ही छात्रों के लिए राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा लेने पर विचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो 66 महाविद्यालय हैं, जो नर्सिंग के कॉलेज हैं, उनकी मान्यताओं को उनको लॉकडाउन कर दिया गया है, पूरी तरीके से क्लोज डाउन कर दिया है। इसमें छतरपुर के 4 कॉलेज हैं नर्सिंग के, जे इंस्टीट्यूट और एसआर कॉलेज और आधार कॉलेज, इस तरीके से 4 कॉलेजों को छतरपुर में भी क्लोज डाउन किया गया है। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जे इंस्टीट्यूट जो नर्सिंग वालों की है, ये बिल्डिंग है और ये उनका पूरा कैंपस है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर उनके तमाम वो इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें फार्मेसी भी है और भी तमाम ये इंस्टीट्यूट हैं। यही पूरा कैंपस है। यानी कहीं ना कहीं जो नर्सिंग के मानक थे, वो मानक नहीं पूरे होने पर ये कॉलेजों को क्लोज डाउन किया गया है। मोहन सरकार का ये बड़ा एक्शन है और छतरपुर में भी जो 4 जो कॉलेज हैं उनको क्लोज डाउन किया गया है। उधर इंदौर में भी 5 कॉलेजों को सील कर दिया गया है। दत्तात्रेय, राय एकेडमी, वर्मा यूनियन नर्सिंग, मृत्युंजय नर्सिंग और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज को सील कर दिया गया है। नर्सिंग घोटाला मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर इंदौर के जिला प्रशासन ने 5 कॉलेजेस को सील किया है। इन 5 कॉलेजेस में मुख्य तौर पर दत्तात्रेय नर्सिंग कॉलेज, राय एकेडमी, वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज, मृत्युंजय नर्सिंग कॉलेज और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज शामिल है। इसके अलावा सीबीआई की एक टीम भी इंदौर में डेरा डाले हुए है, जो भी लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों भी सीबीआई की टीम ने 4 लोगों को इंदौर से हिरासत में लिया था, जिसमें कॉलेज संचालक और उनके लोग भी शामिल थे। सर्च की कार्रवाई भी की गई थी। जो घोटाला है, उस घोटाले में अब लगातार कार्रवाई जारी है। सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके भी अधिकारी इस मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़े जा चुके हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आज हुए फैसले में कितने जिले के कितने कॉलेजों की मान्यता खत्म की गई है। अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और श्योपुर में एक कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी गई है। उधर भिंड, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, रीवा, सिवनी और शहडोल में 2-2 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। नर्मदापुरम में 3 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म की गई है। छतरपुर, धार और सीहोर में 4-4 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म की गई है। उधर इंदौर में 5, भोपाल में 6 और बैतूल में 8 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई है। फिलहाल सरकार सख्त है और नर्सिंग घोटाले के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में नर्सिंग में एडमिशन को लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था को भी बनाने का भरोसा दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक हुई इन कार्रवाई के बीच उन 1 लाख से ज्यादा छात्रों का क्या होगा, जो अभी भी अपनी परीक्षा की आस लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सवाल ये इस बात को लेकर है कि नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले तमाम छात्र छात्राएं इसी उम्मीद से एडमिशन लेते हुए नजर आए थे कि
नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हो गया घोटाला। जो कॉलेज कागजों में चल रहे थे, जब उनकी पोल खुली तो सिलसिलेवार इसकी परत दर परत खुलती चली गई। और आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इस पूरे मामले की परत दर परत घोटाले की बताते हैं कि पहली बार 2023 में नर्सिंग घोटाले का खुलासा होता है। उसके बाद इसका जिन्न निकलकर सामने आता है, जिक्र होता है, और जिक्र ऐसा होता है कि कागजों पर चलने वाले कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में जांच शुरू हो जाती है। आरोप लगते हैं तो जांच होती है। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता का मामला पहुंच जाता है हाईकोर्ट, जिसके बाद इस पर न्यायाधीश की भी निगरानी बढ़ जाती है। राज्य नर्सिंग काउंसिल ने 18 से ज्यादा कॉलेजों की मान्यता रद्द की। उसके बाद यह पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया अक्टूबर 2022 में। यहीं से आप देखिएगा, जब जांच शुरू होती है तो फिर सारा खेल खुलता है। सीबीआई को 364 कॉलेजों की जांच के आदेश दिए गए। जांच शुरू होती, लेकिन हैरानी इस बात की लिए होती है कि सीबीआई ने जांच के लिए जिन 7 टीमों को तैयार किया था, उस टीम में से कुछ लोग ऐसे जिम्मेदार निकलते हैं जो जांच में घपला कर देते हैं। सीबीआई ने 73 कॉलेजों में से जो कॉलेज थे उसमें कमियां बताई, 66 कॉलेजों को अयोग्य बताया, लेकिन नियम बदले गए। जो सुटेबल लिस्ट में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी वाले कॉलेजों को शामिल किया गया, ये नियम बदल के किया गया। यानी कि यहां पर खेल होता है, और खेल इस कदर होता है कि खेल में शामिल जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो पैसे लेना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके आगे की जरा प्लेट चलाइए, क्योंकि यहां पर जो खुलासा होता है वो ये है कि सीबीआई अधिकारियों ने ही पैसे लेकर अनफिट कॉलेजों को फिट दिखाया। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ा निचोड़ यहीं पर है, यहीं से खेल सारा शुरू होता है। सीबीआई के अधिकारी पैसे लेते हैं, और जो खराब कॉलेज होते हैं, अनफिट कॉलेज होते हैं, जिनके पास कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं होता, लेकिन उनको भी सूट दिखा देते हैं। 4 अधिकारियों समेत 23 लोगों पर एफआईआर होती है इस मामले में। और सबसे खास बात है कि जो 4 अधिकारी हैं वो कौन से हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल 29 मई तक 13 आरोपी रिमांड पर हैं। दिल्ली में पूछताछ लगातार जारी है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट के 13 फरवरी 2024 के आदेश पर अब अमल में लाया गया है, और इन 66 कॉलेजों को उनकी मान्यता रद्द कर दी है, क्लोज डाउन किया गया है। खबर आपके सामने है, और इस पूरे खबर में आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा घोटाला शुरू होता है, और अब ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के साथ। जरा विवेक बताइए, इस पूरे मामले में अब कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने टफ एक्शन लिया, 66 कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी, लेकिन ये सिलसिला अभी शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो लंबी लड़ाई बाकी है। 1 लाख छात्रों का क्या होगा? विवेक, आपको वही पूरी बात बता रहा हूं कि आपने पूरा घटनाक्रम बता दिया है। अब मैं आपको अंदर खाने की जो बात है वो निकल के जो सामने आ रही वो बता दे रहा हूं। हाई कोर्ट में आज सुनवाई करते हुए ये कहा गया है कि 169 कॉलेजों की फिर से जांच होगी, और इसके लिए बाकायदा वीसी के जरिए सारी टाइम बाउंडिंग जो प्रोसीडिंग है उसको रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। दूसरा, मोहन सरकार ने 66 कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जरूर दे दिए उनको सील करने के, लेकिन सीबीआई हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को ऑलरेडी ये जांच के लिए कहा था कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, जिस पे रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ तीसरा एक सबसे दिलचस्प मामला है कि इस पूरे मामले की रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में भी जांच होगी। राकेश श्रीवास्तव रिटायर्ड जस्टिस है, वो जांच करेंगे। इसके अलावा राधे श्याम जुलानिया है, अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं त्रिपाठी, उन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और ये कहा गया है कि 1 जून तक टाइम बाउंड किया गया है कि 1 जून तक हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है कि इस पूरे नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के तमाम कल्प्रिट्स को और पूरे ही किंगपिन जो इस पूरे नर्सिंग घोटाले का किंगपिन है उसको तलाशा जाए। लेकिन सरकार को ये लगातार इस पूरे मामले में सरकार कठोर कदम उठा भी रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो विवेक हमें ये जानकारी दे रहे थे। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के बाद 31 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेजों को बंद किया गया है। ये खबर आपके सामने है। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अब झारखंड में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बड़ी जानकारी यह है कि अपना कौशल दिखा रहे हैं वीडी शर्मा। एबीवीपी के बैकग्राउंड से बीजेपी में आए हुए हैं। उन्हें बूथों की संरचना, सक्रिय कार्यकर्ताओं को जीत के फॉर्मूले से जोड़ना बखूबी आता है। इसलिए बीजेपी ने झारखंड की जटिल राजनीतिक हालात वाले संताल परगना इलाके में उन्हें उतारा गया है। यहां की 3 सीटें गोड्डा, दुमका और राजमहल में अंतिम चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होना है।
वीडी शर्मा ने देवघर को अपना केंद्र बनाया है और जटिल मतदान केंद्रों की स्थिति को समझ रहे हैं। उसी के मुताबिक सक्रिय बीजेपी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर काम करने की सलाह दे रहे हैं। तो झारखंड में चुनाव प्रचार में उतरे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अंचल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे जानकारी लेते हैं। अंचल, जरा बताइए कि झारखंड में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष को भेजना, वहां पर उनसे चुनाव प्रचार करवाना, ये किस तरह की रणनीति है? देखिए विवेक, शिबू सोरेन का इलाका कहलाता है झारखंड और काफ़ी प्रभाव वाला क्षेत्र है उनका। तो उनके जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बैठाया गया है बीडी शर्मा को, जो कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में खजुराहो से सांसद भी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भाजपा में आने के बाद इन्होंने जिस तरीके से काम किया और इनका पिछला दो कार्यकाल जो अध्यक्ष के तौर पर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, जिस तरीके से इन्होंने नवाचार किए, बूथ और पन्ना प्रमुख बनाए, प्रभारियों को कमजोर किया, और ये बूथ लेवल में जो इनकी जमावट है, जो इनका काम करने का तरीका है, शायद इसी वजह से मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में जो इनके कार्यकाल में हुए जो नतीजे आए, इन्हें शुभांकर कहा जाने लगा, शुभांकर अध्यक्ष कहा जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हें शुभांकर प्रदेश अध्यक्ष कहते कई बार दिखे हैं मंचों से। तो जमीनी जमावट के लिए कार्यकर्ताओं की, उसके लिए ये जाने जाते हैं और उसी का फायदा उठाने के लिए 1 जून को जिन सीटों पर मतदान होने हैं, जो शिबू सोरेन का प्रभाव वाला इलाका है, वहां पर इनका डेरा डाला गया है और इन्होंने देवघर में अपना सेंटर पॉइंट बनाया है और वहां से तमाम 2-3 जो लोकसभा सीटें हैं जहां से प्रभावित कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं और जिसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से उनको काम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अंचल हमें ये जानकारी दे रहे थे। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कारोबारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर रायपुर पुलिस ने कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक गिरोह में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शार्प शूटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है, सरकार के मंसूबे इस तरह के गैंगस्टर को लेकर साफ सामने आए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। आतंकी गिरोह के तर्ज पर देश भर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के निशाने पर रायपुर के कोल कारोबारी और रायगढ़ के कारोबारी थे। लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबे को फेल करते हुए 26 मई को रायपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसके बाद से लगातार इन गिरोह के संबंध में नए खुलासे हो रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के पकड़े गए 4 आरोपियों के मोबाइल की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई की पकड़ राजस्थान में मजबूत होती जा रही है। वहीं अब इस नेटवर्क को लगातार वो दूसरे राज्यों में फैला रहा है। राजस्थान के पप्पू सिंह के मोबाइल पर मलेशिया से लॉरेंस गैंग का काम संभाल रहे मयंक सिंह का चैट मिला है। मयंक ने पप्पू को रायपुर के अलावा रायगढ़ में भी एक कारोबारी को मारने की सुपारी दी थी। अमन साहू गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। यह गैंग सर्वविदित है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2-3 बड़ी घटनाएं हिंसा की, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उन पे जो हमले हो सकते थे उसको रोका गया है इस कार्रवाई के कारण। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रायपुर पुलिस ने राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 72 घंटे का ऑपरेशन चलाया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देगा उसे ठोक दिया जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि लॉरेंस हो या फिर फ्लोरेंस, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। कांग्रेस ने अब इस मामले पर छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था खराब होने को लेकर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के नेता धनेंद्र साहू का कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की पहुंच छत्तीसगढ़ तक हो गई है। इनके पास अभी भी कोई ठोस नीति नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को रोका जा सके। इनके पास तो अभी भी ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है कि इस तरह से जो बड़े गैंग है, गैंगवार है, ये इनको रोका जा सके। वो तो पुलिस वालों को बधाई देनी चाहिए, इसमें सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। ये पुलिस वालों की सक्रियता से बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई है।
अमन साव गैंग झारखंड में अपना बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई बार उसकी असफल होने के बाद अमन साव लगातार लॉरेंस के संपर्क में काम कर रहा है। पकड़े गए चारों आरोपियों से रायगढ़ झारखंड पुलिस के साथ एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही टीम झारखंड में बैठे सरगना अमन साव तक ही पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात करते हैं उस ब्लास्ट की जिसमें अभी भी कई लोग लापता हैं, उनके परिजन उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे। खबर बेमित्रा से है, जहां पर 84 घंटे पहले एक ब्लास्ट हुआ था, सुबह लगभग 8 बजे। उस ब्लास्ट में जो गूंज थी वो तो बहुत दूर तक सुनाई दी। दीवारों में दरार आ गई, बिल्डिंग धराशायी हो गई, धुआं पूरा आसमान हो गया। लेकिन जो लोग घायल थे उन्हें तो अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन जिनके अपने उस फैक्ट्री में काम करते हैं वो अभी भी लापता हैं, ढूंढ रहे हैं, फैक्ट्री के गेट पर जा रहे हैं। विस्तार न्यूज उनकी आवाज बन रहा है और लगातार इस मुद्दे पर खबर दिखा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पच्चीस मई को सुबह 7:57 पर बेमेतरा जिले के पिरदा गांव में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड के एक यूनिट में ब्लास्ट हुआ। ये विस्फोट इतना भयानक था कि 2 मंजिला इमारत चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हजारों ग्रामीण फैक्ट्री की तरफ कूच करने लगे, लेकिन मौके से कंपनी के सभी जिम्मेदार भाग खड़े हुए। जब जिला प्रशासन की टीम पहुंची तो घायलों को अस्पताल भेजा गया और जहां ब्लास्ट हुआ उस जगह मौजूद लोगों की तलाशी शुरू हुई। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि 48 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिला तो केवल मांस का लोथड़ा, जिसे परिजनों ने पहचानने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने पीड़ित परिवार को 55 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग की है। बताए नहीं है हमन पूछे हन, जब हमारा पता चली कि बारूद में ब्लास्ट हो है कि हमारा पता चली कि हमन दूसरा से नंबर मांग के कि हमार बाबू कहाँ है, कि एक आदमी नहीं पता जी यहाँ काम करते हमारे गांव बहुत जन एला पूछ के ओ नहीं पता है तो ओला पूछा था कि हमार बाबू कहाँ है, कि वो नहीं कहता। हमन ऐसने नंबर मांग के हमन पूछन, यहाँ तक कि कंपनी वाले मन कम से कम ये नहीं बताए कि यहाँ ब्लास्ट हो है कि तुम्हारे परिजन काम में आते, कि हमन अपन से फोन लगा पूछ के पता चलिस कि तोर पापा हाल लगे है तो ओला तुरंत हॉस्पिटल ले गए। एसडीएम मैडम से 3 घंटा पहले बोले ना कि हमारे चाचा ला अच्छा से रिफर कर दो, हमन ट्रीटमेंट करा लो बोल, लेकिन मैडम सिर्फ लाइनअप करते रहे। लाइनअप के अंत में 3 घंटा बाद मैडम तोर कारण मोर चाचा मरे, मैडम ला बोले हो, मैं बोला 3 घंटा पहले बोला था कि रिफर कर दो, लेकिन बस फोन पे फोन लगा दे गए और अंत मोर चाचा वापिस ऐसे। कंपनी ने अब तक कोई भी जानकारी साझा नहीं की है कि कितने लोग घटना के समय पर मौजूद थे, पर विस्तार न्यूज लगातार छत्तीसगढ़िया लोगों की आवाज बना हुआ है। विस्तार न्यूज 27 मई से बड़ी पड़ताल कर रहा है और 8 परिवारों को उसने ढूंढ कर निकाला और सभी परिवार का रो कर बुरा हाल है। ये ताला जड़ दिया गया है रायपुर ऑफिस में भी, और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे कंपनी प्रबंधन आम लोगों से और विस्तार न्यूज के सवालों से भागता फिर रहा है। कंपनी प्रबंधन अभी तक एक बार भी सामने नहीं आया है और लगातार इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है और ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर बैठ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब ब्लास्ट हुआ तो मौके पर कितने लोग मौजूद थे। कंपनी प्रबंधन ने तो किसी तरह की बातचीत से अपने आप को अलग कर लिया है। कंपनी के मालिक संजय चौधरी ब्लास्ट के बाद से अपने दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। वहीं पिरदा के ग्रामीणों ने दावा किया है कि फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं। स्पेशल ब्लास्ट पिरदा में अनुमानित पर डे 300 से 400 लोग काम करते हैं और सुबह जो पाली जब घटना हुई थी उस समय मान के चले 15 से 20 लोग वहाँ थे और वो यहाँ के लोकल लोग हैं। इसके अलावा बहुत लोग जैसे मंडला के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं जो वहाँ रहते हैं, रह के काम करते, तो उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। वहीं इस मामले में कंपनी प्रबंधन पर एफआईआर के सवाल पर जब जिला कलेक्टर रणबीर शर्मा से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि घटना अभी जांच का विषय है कि कौन से लोग हैं, क्योंकि ये एक दुर्घटना है, वायलेशन नहीं है, और वायलेशन होगा तो स्वाभाविक है कार्रवाई भी की जाएगी। अभी जांच का विषय है कि कौन लोग हैं, क्योंकि ये एक दुर्घटना है, वायलेशन नहीं है, और अगर वायलेशन होगा तो फिर स्वाभाविक है कि कार्रवाई होगी।
स्पेशल ब्लास्ट में 3 दिन पहले धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले पर हमसे बात करने के लिए छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना के अमित बघेल जी हैं। अभी तक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, न सरकार को ध्यान है, न प्रशासन को ध्यान है, एफआईआर तक नहीं हुआ है। जबकि पीड़ित परिजनों का कहना है कि न्यायिक जांच हो इस उद्योग का, और न्यायिक जांच हो करके कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले। दूसरा, उप मुख्यमंत्री आए थे अरुण साहु जी, 5,50,000 घोषणा करके गए हैं। परिजनों का ये कहना है कि उद्योगपति से हमको 50 लाख रुपया का मुआवजा चाहिए। इसका मतलब 55,50,000 रुपया पीड़ित परिवार के प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिला साथी भी हैं। आप लोगों की क्या डिमांड है, आप लोग क्या चाहते हैं? पहले तो वो जो प्रबंधन के लोग हैं उन लोग को पकड़े पुलिस और शासन प्रशासन, क्योंकि अभी तक प्रबंधन का कोई एक आदमी यहाँ तक आया नहीं है, ना पुलिस वाले अभी तक उसको पकड़ पाए हैं। तो प्रबंधन को पहले पकड़े, जेल हो, और जो उचित मुआवजा है 50 लाख का वो परिजनों को मिले। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोगों की एक ही मांग है कि प्रबंधन पर एफआईआर हो, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ मृगेंद्र पांडे। और आइए इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। बेमित्रा ब्लास्ट किसकी गारंटी, किसके सुशासन में गुनहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। साथ ही ये भी पूछा है कि सत्ता के किस करीबी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। 48 घंटे बीत गए हैं, एफआईआर क्यों नहीं हुई? फैक्ट्री प्रबंधन से ये क्यों नहीं पूछा गया कितने मजदूर थे, अब तक कितने मजदूर लापता हैं? लोगों के दावे अलग हैं, क्षमता से ज्यादा विस्फोटक सामग्री को क्यों निकाला जा रहा है? ऐसे तमाम प्रश्न भूपेश बघेल के द्वारा पूछे गए हैं। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो मुआवजा लेने की घोषणा जो की गई है उसे लेने वाले ग्रामीण इनकार कर रहे हैं। क्या प्रशासन मुआवजा बढ़ाएगा? और हमारे साथ सीधे अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनमोल तिवारी लगातार इस खबर को कवर भी कर रहे हैं। अनमोल, जरा बताइए कि अब क्या इस पूरे मामले में हम ये देखें कि एफआईआर हुई नहीं है? भूपेश बघेल कह रहे हैं एफआईआर क्यों नहीं हुई है, लापता लोगों का सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन आप और पूरी विस्तार न्यूज की टीम वहां डटी हुई है। बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने। हम डटे हुए और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। 4 दिन का वक्त बीत चुका है, 80 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि 8 लोग जो लापता हुए हैं वो कौन है, कहां के हैं। प्रशासन अब तक पुष्टि नहीं कर पाई है। प्रशासन अब तक सिर्फ एक ही लोगों की मरने की पुष्टि की है। लोगों को शव नहीं मिल रहे हैं, वो अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे। आज देखिए मैं बोरसी में खड़ा हूं, मेरे पीछे देखिए आपको बोर्ड नजर आ रहा है बोरसी का। इसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति हैं नरहर यदू, जिनका पुतला बनाकर आज अंतिम संस्कार किया गया है। बहुत दुखद घटना है। हमारे साथ देखिए ब्यूरो चीफ हमारे दुर्ग के दिलीप जी भी डटे हुए हैं। लगातार अब 4-5 पॉइंट बता दीजिए कि अब तक पूरा क्या, अभी तक प्रशासन यहाँ प्रबंधन कितना फेल है? प्रबंधन तो पूरा लापरवाह है। प्रबंधन अब तक सबसे बड़ी बात है कि मजदूर जो ग्रामीण है उनसे मिला नहीं है। अनमोल, सबसे पहले ये प्रबंधन को मजदूरों से और ग्रामीणों से मिलना चाहिए। प्रशासन के लोग ही आ रहे हैं, मजदूरों से बात कर रहे हैं, मरीजन से बात कर रहे हैं, और बस जो भी बात हो रहा है मध्यस्थता करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी घटना छत्तीसगढ़ की है ये। प्रबंधन को आके मजदूरों से ग्रामीणों से मिलना चाहिए। इससे पहले भी कई घटनाएं जो मध्य प्रदेश में हुई है, हरियाणा में हुई है, दिल्ली में हुई है। यानी कि अनमोल, कुल मिलाकर बात यही है कि सवाल बहुत सारे हैं, सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अनमोल हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ा चौंका देने वाला मामला सामने आया है। खबर है पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद्र मांझी से जुड़ी हुई। सरकार ने इन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। मांझी को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी है। भतीजे कोमल मांझी की नक्सली पहले ही हत्या कर चुके हैं। वैद्यराज मांझी, जिनका नाम हेमचंद्र है, 50 साल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। नक्सली के डर के चलते हेमचंद्र मांझी ने सरकार को पद्मश्री लौटाने वाली बात कही, इलाज बंद करने का फैसला किया, लेकिन अब सरकार ने उनको सुरक्षा दी है। 6 महीने से नक्सली के डर के चलते गांव छोड़कर शहर में वैद्यराज मांझी रह रहे हैं। और पद्मश्री हेमचंद्र मांझी को सुरक्षा देने के मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है।
हेमचंद्र मांझी को नक्सली धमकी दे रहे हैं, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वे वर्षों से आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी हुई है। उन्हें आगे अलग से आवास या जो भी उनकी जरूरतें हैं, जो भी वो चाहते हैं, वो सरकार मदद करेगी। अगर वो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और अगर उनको सरकार ने सम्मानित किया तो क्या गलत कर दिया भाई? अभी उनको धमकी दे करके क्या मतलब है? जो भी है सारा साथ समर्थन शासन प्रशासन का उनको होगा, वो जैसा उचित समझेंगे आगे अपनी व्यवस्थाओं के लिए वैसा किया जाएगा। नहीं, सुरक्षा तो है, उनको पहले से ही है, वायु श्रेणी की सुरक्षा है और जो भी आवश्यकता होगी वो करेंगे। उधर नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया था। घर में नक्सलियों के रखे आईडी ब्लास्ट से महिला के घायल होने की खबर सामने आई थी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घायल महिला मड़कम सुक्की को बुलवाया है। घायल महिला मड़कम सुक्की को बेहतर इलाज के लिए रायपुर बुलाया गया। सुक्की का पैर आईडी ब्लास्ट में चोटिल हुआ था। उन्हें रायपुर के डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज उनका किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को विकास की राह पर एक नई गति देने के लिए कवायदें तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम कर रही है। इसे लेकर राज्य की नीति आयोग की अब तक 2 बार बैठकें भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की प्रगति होगी, 2047 तक छत्तीसगढ़ देश के नंबर 1 राज्यों में शामिल होगा, तो क्या इस पर सियासत भी जरूरी है? लेकिन हो रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छत्तीसगढ़ को विकास की राह में एक नई गति देने को लेकर कवायद तेज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम कर रही है। इसे लेकर राज्य नीति आयोग की अब तक 2 बार बैठकें भी हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़ में आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई है। राज्य सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर काम करना शुरू कर दिया है। 2047 तक छत्तीसगढ़ में विकास और संभावनाओं की क्या स्थिति रहेगी, इसका अंदाजा विभागों से प्राप्त इन सुझावों से लगाया जा सकता है। 2047 तक छत्तीसगढ़ के तापमान को 2 डिग्री तक कम करने का लक्ष्य बनाया गया है। अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की वर्तमान में 5 लाख करोड़ है, इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए करना है। उद्योग और खनिज संसाधन क्षेत्र में देश में छत्तीसगढ़ को अव्वल बनाना है। राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर नए नवाचार करना है। राज्य में सभी विभागों से 300 सुझाव अब तक दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि 2047 का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। आने वाले समय में योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट लागू करेंगे। 2047 का विजन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, हमारी सरकार भी आने वाली समय के योजनाओं को ध्यान में रखकर काम करने की शुरुआत हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। वहीं विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर की जा रही तैयारियों पर कांग्रेस भी हमलावर है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि भाजपा बैकफुट में है। वर्तमान का विजन डॉक्यूमेंट पहले भाजपा को बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में है। वो किस आधार पे कहते हैं 2047 विजन डॉक्यूमेंट की बात ये करते हैं? अभी का विजन डॉक्यूमेंट बनाए, पहले तो वर्तमान को देख ले, फिर बाद में भविष्य की बात करें। 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा होगा, इसे लेकर प्रदेश में चर्चाएं 2024 में हो रही हैं। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर सरकार काम शुरू कर रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस विजन से छत्तीसगढ़ के विकास पर कितना असर पड़ता है। खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और बड़ी खबर है उज्जैन को लेकर, क्योंकि उज्जैन में 2028 में कुंभ का मेला होगा, जिसे सिंहस्थ कहा जाता है। सरकार इसके लिए बड़े प्रावधान करने जा रही है। जानकारी ये मिली है कि विकास कार्यों के लिए राशि रखी जाएगी। बजट में 20,000 करोड़ की राशि रखने का प्रावधान किया जा रहा है। जुलाई में आने वाले बजट में ये प्रावधान होगा। साथ ही साथ सिंहस्थ को लेकर सरकार एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है, ताकि इस बार का सिंहस्थ बड़ा भव्य हो और ज्यादा दिव्य हो। कामों की खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमान संभालेंगे। सिंहस्थ के काम जो भी किए जाएंगे, उसकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द एक कमेटी का भी गठन होगा। और साथ ही साथ 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ होने जा रहा है। 14 करोड़ लोगों के आने की गुंजाइश है, अनुमान है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए।
और आइए अब गर्मी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी लगातार पड़ रही है और हम आपको रोज बताते हैं कि आपके शहर का तापमान क्या है, क्या हाल है आपके शहर के लोगों का। ग्वालियर में भी लगातार गर्मी पड़ रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले जो लोग हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। ग्वालियर में लेकिन एक पहल की गई है, ट्रैफिक सिग्नल के टाइमिंग को कम किया गया है और कुछ चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल को बंद कर दिया गया है कुछ देर के लिए, ताकि लोग वहां से आसानी से गुजर सकें। लेकिन ध्यान आपको रखना है, गर्मी के साथ साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। उफ, ये गर्मी। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला शहर ग्वालियर में नौतपा का पारा भी हाई है। तापमान 47 डिग्री को छू रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट पर खड़े दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को 90 से 100 सेकंड तक धूप में खड़े रहना पड़ता है। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के 26 तिराहे और चौराहे जहां दोपहर में ट्रैफिक लोड कम रहता है, वहां 4 घंटे के लिए ब्लिंकर पर डाल दिया गया है, जिससे वाहन बिना रुके सफर कर सकें। भीषण गर्मी में प्रशासन की पहल, 12 से 4 बजे तक ब्लिंकर पर रहेगा ट्रैफिक सिग्नल। शहर के 26 ट्रैफिक सिग्नल को किया गया फ्री। आकाशवाणी तिराहा, माधव नगर, नदी गेट रहेंगे सिग्नल फ्री। तानसेन रोड, राजमाता तिराहा, वीसी बंगला भी रहेंगे सिग्नल फ्री। थाटीपुर, हजीरा चौराहा, जीएसटी भवन तिराहे को भी रखा सिग्नल फ्री। अभी जो गर्मी का टाइम विशेष रूप से 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक का जो टाइम है, उसमें कई सारे चौराहों पे वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, तो लोगों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए स्टडी की गई है। उसके ट्रैफिक के सिग्नल्स की टाइमिंग को एडजस्ट किया गया है। इस राहत से दोपहिया वाहन चालकों को काफी राहत मिली है। इस गर्मी में 1 या 2 मिनट खड़े रहने में भी काफी परेशानी आती है और ऐसे में अब ट्रैफिक सिग्नलों को फ्री कर देना राहत है। ये पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल है, जो 1 मिनट का जो एक मतलब टाइमलाइन जैसी रहती थी कि रुकना पड़ता था लोगों को, और गर्मी आप देख सकते हो क्या माहौल है। थोड़ी राहत मिलेगी इससे, गाड़ियाँ सीधे निकल जाएंगी, रुकना नहीं पड़ेगा। एक पड़ाव की तरह था जो कि पुलिस ने इसको खत्म कर दिया है, एक अच्छी पहल है। अगर पेड़ पौधे के आसपास होता है ट्रैफिक ये सिग्नल, तो वहाँ छाँव में रुक जाते हैं मोस्टली लोग, लेकिन धूप में रुकना तो सर कैसे भी पॉसिबल नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और इस नौतपा में तापमान 47 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा सभी ट्रैफिक सिग्नलों को फ्री करने से कहीं न कहीं दोपहिया वाहन चालकों को राहत जरूर मिलेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और तापमान 47 डिग्री से अधिक पहुंच रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी है जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, खासकर दोपहिया वाहन, लेकिन उनको भी पुलिस और यातायात विभाग ने राहत दे दी। आप देख सकते हैं कि शहर के 26 ऐसे चौराहे हैं जहां पर जो रेड सिग्नल है उसको कम कर दिया है, उसकी टाइमिंग को कम कर दिया या फिर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ऐसे में जो दोपहिया वाहन हैं जो यहाँ पर रुकते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी में राहत मिलेगी, वह बिना रुके अपना सफर आसान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो यातायात जो सिग्नल हैं, जो रेड सिग्नल हैं, जो जिनकी अवधि 90 से 100 सेकंड होती है और लोगों को यहाँ पर इस भीषण गर्मी में रुकना होता है, लेकिन अब पूरी तरह से इस भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहिया वाहनों को खासकर राहत दी है जो यहाँ पर रुकते हैं और इसी भीषण गर्मी में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शहर के 26 मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर रेड सिग्नल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है ताकि जो लोग हैं वो बिना रुके अपना सफर तय कर सकते हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो गर्मी इतनी है कि लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन भक्ति में शक्ति बहुत होती है। गर्मी से हर कोई बेहाल है, आसमान से आग बरस रही है, लेकिन रीवा में एक ताज्जुब कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पारा 42 डिग्री के पार है, लेकिन यहां के दीपक तिवारी नाम के एक शख्स हैं जो चारों तरफ आग जलाकर पंच अग्नि साधना लगातार कर रहे हैं। पेशे से आप वकील हैं। दीपक की यह साधना पिछले 3 सालों से लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक की यह साधना उस वक्त होती है जब दिन में गर्मी अपने पूरे शबाब पर होती है। दोपहर 3 बजे से लेकर लगातार ये साधना शुरू होती है और सबसे बड़ी बात है कि 3 घंटे तक चलने वाली ये साधना अब लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई है। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं,
उस हवा में अगर राख हो तो आप उसी राख को अपने शरीर में लेते जाएंगे और उसके बाद क्या होगा हम आपको बताते हैं। आप बीमार पड़ेंगे, आपकी त्वचा खराब हो जाएगी, साथ ही साथ धीरे धीरे, भगवान ना करे, लेकिन आप मौत के करीब पहुंच जाएंगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है खंडवा में। क्यों हम ये सब कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप देखिए। तस्वीरों में आप देख रहे ये कोहरा नहीं है, ना ही हवा में कोई धुआं है। यही हवा है जिसमें सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। इस हवा में ऑक्सीजन कितनी बची होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस हवा में राख भर भर के है, ये दिख रहा है। ये हवा ऐसी है कि जो भी इसके संपर्क में आता है वो सफेद हो जा रहा है। लोगों के शरीर का जितना हिस्सा खुला रहता है वो सारा हिस्सा 5 मिनट में सफेद हो जाता है। हाथ पैर फट रहे हैं, त्वचा की बीमारियां हो रही हैं, आंखों में राख घुस रही है, बालों में धूल भर रही है। पेड़ पौधों पर सफेद चादर है, सड़क पर सब कुछ सफेद सफेद नजर आ रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर यहाँ की हालत ऐसी क्यों बनी हुई है। खंडवा के डोंगरिया गांव में सिंगाजी ताप परियोजना है। यहाँ बिजली बनाई जाती है, लेकिन इस प्लांट से निकलने वाली राख हवा में मिलकर आसपास के गांव वालों को बीमार कर रही है। फसलें भी खराब हो रही हैं। तो हमको दूर हो जाएगा। इस राखड़ से जो राखड़ आ रही है, किसानों की किसान तो खोला है, किसान बहुत परेशान है। हम आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा, या तो जाए हमारा निराकरण करो। सिंगाजी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट डोंगलिया गांव में स्थित MPPGCL का कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। गर्मी में थर्मल पावर के फेज 1 और फेज 2 से निकलने वाली फ्लाई ऐश यहाँ लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। आलम यह है कि 25 किलोमीटर तक हवा में राख ही राख है, जो हवा के माध्यम से लोगों के शरीर में जा रही है। सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि 6 गांव की हालत यही बनी हुई है। उधर थर्मल पावर के जनसंपर्क अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हमने पूरी व्यवस्था की है कि जो साइलो से जो बल्कर में लोड होता है तो वहाँ स्प्रे का अरेंजमेंट किया है जिससे वहाँ पोल्यूशन न हो, और जो बल्कर जा रहा है उसके ढक्कन प्रॉपर्ली टाइट कर दें और उसके बाद उसकी भी सफाई करा देते हैं, जिससे रास्ते में भी वो जाए तो उसको कोई पोल्यूशन क्रिएट ना हो। भले ही यहाँ से बनी बिजली दूसरे शहरों और गांवों के लिए वरदान के तौर पर काम कर रही हो, लेकिन इस पावर प्लांट के आसपास बने गांव के लिए यह बीमारी दे रही है। प्रशासन को चाहिए या तो यहाँ से लोगों को विस्थापित किया जाए या फिर हवा को साफ रखने के लिए उपाय किए जाएं। नहीं तो लोग बीमार पड़ते रहेंगे और उनकी जान मुश्किल में फंसी रहेगी। संदीप सोनी, विस्तार न्यूज, खंडवा। जबलपुर में जिला प्रशासन के द्वारा निजी स्कूलों पर जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के बाद अब तमाम पेरेंट्स बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और खुश हुई क्यों ना, क्योंकि उनकी जेब पर डाका डालने की कोशिश जो की जा रही थी स्कूलों के द्वारा, पिछले कई सालों से अभिभावक इन निजी स्कूलों की लूट का शिकार हो रहे थे। हालांकि पेरेंट्स अभी भी खुलकर निजी स्कूलों के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अभिभावकों की आवाज उठाने वाले संगठनों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई की तारीफ की है। संगठनों के लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पर जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ 11 स्कूलों तक सीमित ना रहे, इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। मध्य प्रदेश की निजी शिक्षा व्यवस्था पर जबलपुर जिला प्रशासन ने बड़ी चोट की है, और इस चोट का नतीजा यह है कि जबलपुर के 11 निजी स्कूलों के खिलाफ न केवल FIR दर्ज की गई बल्कि 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। निश्चित तौर पर यह अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है कि अब ये स्कूल आगे जाकर फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो उन्हें नियमों के मुताबिक करना होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जबलपुर जिला प्रशासन ने जिन 11 स्कूलों पर कार्रवाई की है उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि वो अपनी फीस अभिभावकों को वापस करें। हालांकि इसके लिए अभिभावकों को एक प्रक्रिया अपनानी होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर अभिभावकों का क्या कहना है, हमारे साथ जबलपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष मौजूद हैं, अभिभावक मौजूद हैं और कुछ आम लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो इस कार्रवाई से कितने खुश हैं। कि शिक्षा अधिनियम 2020 बन तो गया था लेकिन लागू नहीं हो रहा था। दिसंबर 2020 में कैसे भी जाकर वो लागू हुआ। लागू होने के बाद भी आज भी आप देखें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 10% लोगों ने भी फीस बढ़ाने के लिए सरकारी विभाग से परमिशन नहीं ली है। तो सिर्फ 10 स्कूलों पर कार्यवाही कर प्रशासन वाहवाही अगर लूट रहा है तो मैं उसको गलत मानूंगा, क्योंकि 90% स्कूल अभी भी अछूते हैं। क्या ये कार्रवाई सही है और आगे और होना चाहिए?
बिल्कुल स्वाभाविक है, इतनी गर्मी में बारिश की बौछार की तरह ये कार्रवाई है। थोड़ी आराम तो मिला, रिलीफ मिला जनता को, अभिभावकों को। खबर उज्जैन से। यहां पर किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे रवि सराठे वापस लौट आए हैं। भारत लौटने पर रवि सराठे ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रिया अदा किया है। तो मैंने जैसे ही मेरे माता पिता को ये बात बताई, माता पिता भी बहुत चिंतित हुए हमारे लिए, और उनने माननीय मुख्यमंत्री जी को विस्तार में एक पत्र लिखा जिसमें कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने चिंता जताई। जैसे ही ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा, उन्होंने तुरंत हमें वीडियो कॉल करा, पर्सनली मुझसे वीडियो कॉल हुआ और मेरी बहुत हिम्मत बांधी। उन्होंने बोला कि अपन तो उज्जैन के हिम्मत वाले लोग हैं, जो सुन के हम सब में एक बहुत ही खुशी का माहौल हो गया कि हमारी सरकार हमारे लिए इतनी चिंतित है। और मेरे साथ मेरे दोस्त विवेक शर्मा और रोहित पांचाल भी वहाँ मौजूद थे, जो हम सब उज्जैन के थे, और हमें बहुत हिम्मत आई माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात सुनकर। वहीं किर्गिस्तान में फंसी पेंड्रा की छात्रा आयशा रॉय भी अपने सुरक्षित वापस लौट आने पर बेहद खुश हैं। कुछ दिन पहले किर्गिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, और तब से वहां पर माहौल बिगड़ गया था। झड़प के बाद भारतीय छात्रों ने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने भारतीय स्टूडेंट्स की सकुशल वापसी के लिए कोशिशें की। अब कोशिशें कामयाब हुई हैं। भारत के बीच कई छात्र छात्राएं वहां पे फंसे हुए थे। हमारे गौरला पेंड्रा मरवाही जिले की छात्रा आयशा शरण राय भी वहां MBBS की पढ़ाई के लिए गई हुई थी। हिंसा भड़क जाने के बाद भयभीत होकर उन्होंने अपने परिजनों से वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई थी, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। हमारी खबर के बाद डिप्टी CM अरुण साव ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आयशा के परिजनों से बात की थी और सरकार की से पूरी तरह मदद का आश्वासन दिया था। अब चूंकि आयशा राय अपने देश, अपने शहर वापस आ चुकी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का माहौल था, क्या उनको वहाँ पे असुविधा हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी। पहले तो आपको वतन वापसी की सकुशल बधाई हो। आप किस तरह का माहौल था वहाँ, क्या मतलब जैसे क्या खतरा नज़र आ रहा था, क्या हुआ था वहाँ? सबसे पहले जब हुआ था तो हमको इतना आइडिया नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा, लेकिन हमको एक सेफली हॉस्टल में रखा हुआ था पहले तो। उसके बाद हॉस्टल से बाहर जाने आने को मना किया था, क्योंकि वहाँ लड़ाई हो रही थी सऊदी और इजिप्ट लोगों के बीच में, उस रशियन पीपल लोगों के साथ, लोकल के साथ। तो उस चक्कर में उन लोग वापस अटैक करने के लिए वो लोग फॉरेनर स्टूडेंट्स को ही ढूंढ रहे थे। आपने मदद की गुहार लगाई थी, वीडियो जारी किया था, तो आपकी मदद के बाद सरकार ने संज्ञान लिया था मामले का। उप मुख्यमंत्री ने आपके परिवार से बात भी की थी। किस तरह की मदद मिली और क्या मतलब सहारा मिला सरकार की ओर से? मदद तो मिली, मतलब उसके बाद हमको कोई ऐसा वो नहीं था। जब हम यहाँ कॉल कर लिए, बता लिए, सबको खबर दे दिए, उसके बाद इतना हमको नहीं लग रहा था, क्योंकि सबको पता चल गया था। मतलब यहाँ मामला जाने के बाद आपको मतलब राहत मिली? हाँ, बिल्कुल राहत मिली। उसके बाद हम भी कोऑर्डिनेट किए और जो गवर्नमेंट है यहाँ की वो भी कोऑर्डिनेट की, और हम यहाँ आ गए जल्दी से जल्दी। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज, गौरेला पेंड्रा मरवाही। वतन वापसी की, घर वापसी की खुशी ही अलग होती है। अच्छी खबर है कि छात्र वापस अपने देश लौट रहे हैं। फिलहाल 15 संभाग 15 खबर के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।